महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है तो डिजिटल पत्रकार होने के नाते कीवर्ड एक मैंने देख रखा है। ये कीवर्ड हमारे लिए बड़ा अहम होता है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस पहले दिन से सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार ट्रेंड करता है। ऐसा एक दिन नहीं आया सरकार चलते हुए जब महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस आउट हुआ हो, बाहर हुआ हो। ये क्यों हो रहा है? खबरों के खिलाड़ी में आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। खबरों के आज बड़े दिग्गज खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं और मसला भी बड़ा अहम है। आप देखिए, पहले शिवसेना के साथ जो कुछ हुआ वो एनसीपी के साथ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2024 की सियासत है, सरकार बचाने की सियासत है, पावर बैलेंस की सियासत है, विरासत की लड़ाई। बहुत सारे सवाल हैं। एकनाथ शिंदे का क्या होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस कहाँ जाने वाले हैं, केंद्र में जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आज खबरों के खिलाड़ी इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो इंट्रोड्यूस करा देता हूं। पहले प्रेम कुमार जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों के खिलाड़ी में वो पहले भी आते रहे। आज नए चेहरे भी हैं दो हमारे साथ। गीता भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गीता जी आपका स्वागत है। और समीर चौगांवकर जी हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत के बारे में काफ़ी जानकारियाँ रखते हैं और आपको आज बताएंगे वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में। समीर जी आपका स्वागत है। समीर जी भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे विनोद जी तो हमारे साथ हैं ही, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आप हमेशा हमारे साथ हैं। साथ ही साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी, बड़ा ही परिचित चेहरा है टेलीविज़न का भी और पत्रकारिता का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। और जैसा कि कार्यक्रम में आमतौर पर हम शुरुआत करते हैं लेडीज़ फर्स्ट, गीता जी शुरुआत आपसे। सबसे पहले तो ये बताएं गीता जी कि जो चल रहा है महाराष्ट्र में, इसको आप कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार को, या शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं इसलिए वो ज़्यादा विधायकों को ला रहे हैं, या फिर शिंदे को कोई मैसेज फडणवीस देना चाहते हैं इसलिए ला रहे हैं, या फिर 2024 के लिए अपने गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं इसलिए ये सारा ये हो क्यों रहा है? ये सब आपने कहा कि ये सब हो क्यों रहा है, तो एक जो सैद्धांतिक रूप से अगर आप देखें, क्योंकि आपने अपना जो पहला इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी ये बात रखी कि अगर आप देखें तो जितने भारत में क्षेत्रीय दल हैं, अपवाद को छोड़कर, उन सब में जो परिवारवाद है, वंशवाद है, उसका जो एक वर्चस्व रहा है, एक तरह से अगर आप देखें तो ये फॉल आउट। और महाराष्ट्र की दृष्टि से पहले चाहे आप शिवसेना को देखें और अब एनसीपी को देखें, तो ये जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से पार्टियों का, क्योंकि जो परिवारों के बीच में आपस की जो प्रतिस्पर्धा है और सत्ता के, पार्टी की सत्ता में अपने आप को जो प्रासंगिक बनाए रखने के लिए और उसके वर्चस्व पे रहने के लिए जो प्रयासरत जितने लोग रहते हैं, वो एक मेन जो उसका जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वही ये कारण है जिसकी वजह से पार्टियों में अगर आप देखें तो बार बार शिंदे और फडणवीस चला रहे थे। फिर आपको क्या लगा अजीत पवार को इंट्रोड्यूस कराने की क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, ऐसा है कि अब ये जो राजनीतिक उठापटक है, ये अभी 2024 का भी चुनाव है और बाकी जो वहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उसको भी देखते हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो शरद पवार सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पर पूरे देश भर की जो राजनीति रही है, बड़े लंबे समय तक वो उसके एक मुख्य स्तंभ रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रासंगिकता बड़े लंबे समय तक भारतीय राजनीति में बनाए रखी। लेकिन अब जो अभी जो वहाँ एनसीपी का जिस तरह से जो दो फाड़ हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आज अगर उनके ऊपर उनकी जो प्रासंगिकता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में अब कितना महत्वपूर्ण एक भूमिका बना पाएंगे उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह लगा है। आपको क्या लगता है, बना पाएंगे नहीं? देखिए, इसके अगर देखें तो एनसीपी जो है उनका जो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जो जिला एरिया है उसमें काफी मतलब स्ट्रांग एक तरह से रहे हैं। और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका ये कि जो भारत की जो जनसंख्या है, आधी जनसंख्या 30 वर्ष से कम की है, तो कहीं ना कहीं वो युवा नेतृत्व को देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तरफ से जो हार्डकोर एनसीपी के जो एक तरह से फॉलोअर्स रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सवाल पर आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत जब आप जवाब दे रही हैं तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इसी एनसीपी में यही जो बगावत करने वाले नेता हैं ये पहले कह चुके हैं कि घड़ी पर हमको वोट नहीं मिलता, हमको शरद पवार के चेहरे पर वोट मिलता है। एनसीपी का मतलब जो है शरद पवार होता है और वही छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल अभी अजीत पवार के आजू बाजू बैठे दिखाई देते हैं। विनोद जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं गीता जी जो बात कह रही हैं कि ये एक पावर बैलेंस है, युवा चेहरे को लाया जा रहा है, प्रासंगिकता की बात है, या आपको लगता है खेल कुछ और है? 2024 का गणित भी दिमाग में है, साथ बीजेपी को उतरना है, ये भी उनके जहन में? खेल तो आप भी समझते हैं
खेल गीता जी भी समझती हैं, खेल हम भी समझते हैं। यहाँ खबरों के खिलाड़ी हैं सब। जितने लोग बैठे हुए हैं, जदीप जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, प्रेम जी, सभी लोग समझते हैं। अब उस खेल को अपने अपने तरीके से हम लोग देखते हैं। गीता जी ने जो कहा परिवारवाद वाली बात, वो सैद्धांतिक रूप से वो भी एक कारण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन अचानक इल्हाम नहीं होता। कल तक आप जिस परिवार के गुणगान कर रहे थे, जिस परिवार के नाम पर आप वोट ले रहे थे, और अचानक आपको बुद्धत्व प्राप्त हो गया कि नहीं परिवारवाद तो बहुत खराब है, चलो हम अलग अपनी दुकान सजाते हैं। और फिर जो अजीत पवार के साथ जो लोग हैं, अजीत पवार कहाँ से आते हैं? वो शरद पवार के तो भतीजे हैं। तो परिवारवाद यहाँ कहाँ खत्म हो गया? उन्हीं अजीत पवार के नेतृत्व में आप जा रहे हैं जो शरद पवार का ही उंगली पकड़ करके राजनीति में आगे बढ़े हैं और चाचा के सिपाही थे, तो वो भी परिवार के कारण ही तो आगे बढ़े हैं। तो इसलिए परिवारवाद वगैरह ये सब मौके पर तर्क गढ़े जाते हैं कि साहब परिवार हो गया, ये हो गया। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ शीर्ष स्तर पर परिवारवाद नहीं है, लेकिन नीचे के स्तर पर वहाँ भी परिवारवाद है। और भाजपा को भी कभी गुरेज नहीं रहा परिवारवादी पार्टियों से गठबंधन करने में, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी, अभी भी चिराग पासवान से बात चली रही है, पशुपति पारस के साथ लिए ही हुए हैं, वो तो मंत्री भी हैं। ये आपके जो है क्या कहते हैं, इनसे शिवसेना से गठबंधन था ही, अकाली दल से फिर बात चल रही है। चंद्रबाबू नायडू भी दामाद थे एनटीआर के, उनसे ही बात चल रही। तो ये सब राजनीतिक अवसरवाद है, सब करते हैं। अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ रही? लेकिन अजीत भाई कह रहा हूँ, शरद पवार के भतीजे है ना, इसलिए जरूरत पड़ गई। शरद पवार को लाना चाह रहे हैं तो पहले अजीत पवार को ले आए। नहीं, शरद पवार को लाना चाह रहे थे, लेकिन शरद पवार आए नहीं। आना चाहते तो शरद पवार चले आते, काहे कितनी देर लगती है? अजीत पवार के थ्रू शरद पवार क्यों आएंगे? वाया अजीत पवार क्यों आएंगे? अगर शरद पवार को डील ही करनी होगी तो मोदी जी से, अमित शाह जी से सीधे बात करके कर सकते हैं डील। तो ये मामला ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में 2-3 राज्यों में थोड़ा सा दिक्कत है। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां उनका 2019 में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, एनडीए का खास मिला करके। अब बिहार में जो ये हुआ, नीतीश कुमार और लालू यादव फिर एक साथ हो गए। महाराष्ट्र में जो अगाड़ी बन गया, तो उससे जिस तरह उपचुनाव में नतीजे आए, और वो तो उससे चिंता स्वाभाविक थी। तो जो 2 पार्टियां बड़ी हैं अगाड़ी की, पहली शिवसेना और दूसरी एनसीपी। कांग्रेस उस तरह से अलग है वो भी, लेकिन जो क्षेत्रीय पहचान है वो इन्हीं दोनों की है, शिवसेना की, एनसीपी की। तो जाहिर है इनको तोड़ना था। तो सबसे पहले तो शिवसेना को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई गई, सरकार हाथ में आई। शिवसेना के 40 विधायक आए, मूल शिवसेना जो है उसका नाम झंडा शिंदे जी को मिल गया चुनाव आयोग के फैसले से। अब वही प्रयोग शिंदे 2, जैसे आजकल सीक्वल बनाने का चलन ना बम्बई में, बॉलीवुड सीजन 2 आ गया, तो सीजन 2 आ गया, तो वो एनसीपी में अब अजीत पवार और वो सारे लोग। अब इसमें आप बड़ी दिलचस्प बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, या हो सकता है अगले राउंड में कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। तो वो वही चाह रहा हूँ कि शुरुआती कमेंट सबके हो जाए। तो उसमें जो है एक जो मेरा कहना है 24 को दुरुस्त करने की रणनीति के तहत, और शिंदे जी का जो बार्गेनिंग पावर है उसको भी न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। देवेंद्र फडणवीस इसके आर्किटेक्ट हैं और केंद्र का आशीर्वाद है। अब हर्षवर्धन जी, मजबूरी है महाराष्ट्र में किसी तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, और महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं दिखती जो बाकी जगहों पर है। 2024 की रणनीति बनाना है, एक गठबंधन के साथ उतरना है जो स्वाभाविक गठबंधन उद्धव के साथ दिखता था, या शिवसेना जो मूल शिवसेना रही है उसके साथ दिखता था, वो नहीं रहा। तो महाराष्ट्र की जमीन पर खुद को मजबूत करने के लिए सबके एक एक धड़े को ले आओ। नहीं, ये इतना आसान सा नहीं है प्रवीण जी। ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार और महाराष्ट्र 2 बड़ी चुनौतियां हैं राजनीतिक तौर पर, और विशेष करके दोनों ही राज्यों में जो 2-2, 3-3 दल हैं, जिनकी वजह से होता है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो ऐसा कोई भी राज्य होगा तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में बाधा बनता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी हो रहा है, तो बुनियाद तो उद्धव जी ने रखी। एक स्वाभाविक सा एक मैंडेट मिला था, एक जनादेश था, जो दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी और जनता ने जिस पर भरोसा जताया था। तो उद्धव ने एक तरह से बेईमानी की, ईमानदारी नहीं की, राजनीतिक ईमानदारी नहीं की। उसके बाद वो कहेंगे कि धोखा, गद्दारी। महाराष्ट्र में जैसे आपने हैशटैग बताया ना, दोनों ही लोग कहते हैं, वो भी यही कहते रहे। लेकिन महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे आपने बताया, तो गद्दारी से ही शुरू हुआ। मतलब अगर आप किसी गठजोड़ को तोड़ते हैं तो वो गद्दारी होगी, या पार्टी से कोई निकल के जाए। शुरू तो हुआ था अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के 80 घंटे की सरकार से। नहीं, 80 घंटे की सरकार भी उसके बाद आई। आप घटनाक्रम मैं फिर से याद दिलाता हूं, जब उद्धव ठाकरे के हरकारे के तौर पर संजय राउत हर दूसरे दिन बोलने लगे कि उद्धव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे तो ये होगा, तब ये सब शुरू हुआ था। उसके बाद वो मुंह अंधेरे जो हुआ, अजीत पवार गए, फिर शरद पवार चाणक्य बने।
अमित शाह और शरद पवार के बीच की ये राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि सामर्थ्य दिखाने की ये पूरी लड़ाई है। इसको आप और कुछ मत देखिए, अमित शाह ने दिखा दिया कि शरद पवार की राजनीतिक हैसियत मैं तय करूंगा दिल्ली में बैठकर, बाकी सब है वो जो इसके इर्द गिर्द है। क्या अमित शाह एनसीपी को या शरद पवार को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं? प्रेम कुमार जी, आप। प्रवीण जी, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अमित शाह दिल्ली से तय कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे हो, और यही वो इमोशन है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जनता के बीच यही इमोशन है कि क्या महाराष्ट्र दिल्ली से संचालित होगा, और इसी इमोशन पर महाराष्ट्र की सियासत आगे चलने वाली है। महाराष्ट्र की जनता कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि दो गुजराती दिल्ली में बैठ करके महाराष्ट्र को संचालित करें, और इसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। विधायकों का गणित आपके फेवर में हो सकता है, आप सरकार में बने रह सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जब से आपने गलत तरीके से सरकार बनाई है, एक चुनाव आपने नहीं जीता है, एक चुनाव नहीं जीता है, और आगे भी नहीं जीतेंगे, आगे भी नहीं जीतेंगे, ये बात समझ लीजिए। आपको लगता है कि ये एक फैक्ट है कि जब से ये सियासत हुई है जमीन पर सही मैसेज नहीं जा रहा है, और आगे चुनाव पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है बजाय ताकत दिखाने? नहीं, देखिए, हम अपनी और प्रेम जी अपनी भावनाएं बोलेंगे तो ये शो ही खत्म हो जाएगा। हमें तथ्य पर बात करनी पड़ेगी। तथ्य क्या है? जब से वो कह रहे हैं कि गुजराती आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में जहां वो तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पार्टी रहती थी, पहले नंबर की पार्टी है। तो महाराष्ट्र की जनता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसंद कर रही है। तथ्य ये है। दूसरा तथ्य क्या है? क्या आज की तारीख में कोई सबसे बड़ा नेता कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता हैं। अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री रहने के साथ और उसके बाद का घटनाक्रम, तो महाराष्ट्र की जितना अपने नेता को, अपने मराठी नेता को उभरते हुए देख रही है। सवाल यहां ये नहीं है कि आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, सवाल ये है कि जनता रिसीव कैसे कर रही है। प्रस्तुत तो राहुल जी रोज ही करते हैं कि देश में तानाशाही है, संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर लोगों को याद आता है कि नहीं भैया, लोकतंत्र जब खत्म हुआ था तो हमें बोलने की भी आजादी नहीं थी। आज तो कुछ भी कर रहे हैं, आज तो चाहे जो जिसको जो कहे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जयदीप जी, क्या आपको लगता है कि इसका मैसेज जनता के बीच में नकारात्मक जा सकता है? शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ जो कुछ हुआ, या फिर ये एक शक्ति प्रदर्शन है, ये दिखाना कि हमारे पास नेतृत्व क्षमता है और आप अपनी पार्टी को, दोनों ही पहलू हैं, आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे? प्रवीण, ये जितनी भी राजनीतिक कवायद चल रही ना, चाहे जो मध्य प्रदेश में हुआ और जो महाराष्ट्र में हुआ, आज हम महाराष्ट्र डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो जनादेश आता है वो अपनी जगह रह जाता है, और ऊपर विधायकों के नंबर बदल जाने से सत्ता और सरकारें बदल जाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दुविधा तो जनता की है, क्योंकि विचार की कोई धारा नहीं रह गई। धारा उस तरफ बहती है जहां सत्ता बहती है। सत्ता और कुर्सी का जोड़ ऐसा जबरदस्त हो गया है कि वहां एक फेविकॉल लगाया, हर कोई उससे चिपकना चाहता है। एकनाथ शिंदे भी वहां से निकलकर यहाँ चिपक गए क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए थी। जब लगा कि एकनाथ शिंदे ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और अपने धड़े को मजबूत कर रहे हैं, और वो देवेंद्र फडणवीस जो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी को भोग चुके थे और उसको वापस से हासिल करना चाहते थे, जब उससे दूर बैठकर उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी, तो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये खेल बदल सकता है। आगे खेल बदला ही। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए कि उन्होंने जाकर केंद्र के अपने हुक्मरानों को ये बता दिया कि साहब, अगर एकनाथ शिंदे पर लगाम नहीं कसी गई तो ये आगे जाकर उच्छृंखल हो सकते हैं, और ये जो गठबंधन हुआ है और सरकार बनी है, ये आगे जाकर इसका पलड़ा दूसरी तरफ झुक सकता है। इसको देखते हुए पलड़े को बैलेंस करने की कोशिश गई, और दूसरे तराजू में अजीत पवार को बिठा दिया गया, जो पहले ही नाराज थे क्योंकि आपने उनको शपथ लेने भेजा। देवेंद्र फडणवीस अपने एक साक्षात्कार में स्वीकार कर चुके हैं कि शरद पवार की पूरी स्वीकृति थी। शरद पवार ने साथ में बिठाकर अजीत पवार को और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी थी कि किसको कौन सा मंत्री पद मिले, क्या हो। ये सब तय होने के बाद ही तो वो 80 घंटे वाली सरकार के लिए शपथ ग्रहण हुआ था। सुबह सुबह अचानक हम सो के उठे और देखे शपथ ग्रहण चल रहा है, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। तो एक अपमान का घूंट है, वो आदमी कुछ समय तक पी सकता है ना, लगातार तो अपमान का घूंट नहीं पिएगा। तो उसने विद्रोह अपने चाचा के खिलाफ कर दिया, क्योंकि चाचा अपनी चाणक्य वाली छवि को बरकरार रखने के लिए दांव पे दांव खेलते रहे और सूली पर हम चढ़े। तो जो मैंने अपना इस पर, जिस दिन ये घटना हुई थी प्रवीण और हम बात कर रहे थे एनालिसिस के लिए, तब जो मैंने कहा था कि शतरंज के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार के मोहरों ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी, और वो बगावत उनको आगे भारी भी पड़ रही है, क्योंकि अब उनको कानूनी दांवपेच का सहारा लेना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो आपने अभी शुरुआत में ओपनिंग में भी कहा था कि घड़ी से ज्यादा शरद पवार का चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो चेहरा तो वहां लगा हुआ था जब
शरद पवार गुट की पवार जब अपनी बैठक कर रहे थे तो शरद पवार का सबसे बड़ा चेहरा लगा हुआ था, तो घड़ी दोनों के पास है, समय किसके साथ है वो तो समय बताएगा। बढ़िया, ये जयदीप जी की बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत दिन से चल रही है। समीर जी, मैंने आपको अंत में इसलिए भी रखा है इस टिप्पणी में क्योंकि आपसे कुछ सवाल हैं मेरे, जो क्योंकि आप महाराष्ट्र की सियासत को बड़े करीब से जानते समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये सरकार मजबूत हुई है कि कमजोर हो गई? वित्त मंत्रालय को लेकर खींचतान शुरू हो गई, जो खबरें आ रही हैं, अभी एक रिपोर्ट हमने दिखाई है, अजीत पवार चाहते हैं वित्त मंत्रालय। एनसीपी और शिवसेना जब साथ में थे पहले भी, तब भी ये शिकायत थी कि अजीत पवार की तरफ से फंड नहीं आते क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास था। और यहाँ पर यह चल रहा है कि पावर बैलेंस कैसे होगा, शिंदे गुट में नाराजगी की बातें आने लगी। ये सरकार मजबूत हुई कमजोर हुई, पहले तो ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको अजीत पवार को लेके बता देता हूँ, वित्त मंत्रालय को लेकर। जब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब सरकार बनी थी 1999 में, उस समय भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, ऊर्जा था और जल मंत्रालय था। उसके बाद लगातार अजीत पवार वित्त मंत्रालय अपने पास रखते रहे। आप देखिए, जब उद्धव ठाकरे के साथ गया उसके बाद भी उनके पास वित्त मंत्रालय रहा था। तो वित्त मंत्रालय हमेशा से अजीत पवार के पास रहा है। महाराष्ट्र के अंदर वित्त मंत्रालय माना जाता है कि जिसके पास रहता है उसके पास पूरी पकड़ है, किस विधायक को देना है, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा देना है। और बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर वित्त मंत्रालय के द्वारा पार्टी अपने आधारभूत मजबूत करती रही है, अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करती रही है। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उन्होंने ये आरोप लगा के किया था कि अजीत पवार अपने विधायकों और अपने क्षेत्र में पैसा देते थे, शिवसेना को पैसा नहीं दे रहे थे। अभी छगन भुजबल ने भी वही बात बोली थी कि भाई हमारे क्षेत्र में हमको पैसा नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, जिसका खंडन एकनाथ शिंदे ने किया था। तो मुझे लग रहा है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय पे उन्होंने पहले बात कर ली होगी, वित्त मंत्रालय मुझे मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनको कमिट किया होगा कि ठीक है आपको वित्त मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन यह बात एकनाथ शिंदे के नॉलेज में नहीं होगी कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को तो पहले से विरोध करते रहे इस बात का, उनका पूरा गुट विरोध करता रहा। अच्छा, दो चीजें थी समीर जी, एक तो ये भी कि वित्त मंत्रालय उनको ना दिया जाए, दूसरा एनसीपी के साथ सबसे पहले नहीं जाना। जब बगावत की थी तो पहले कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या ये भी एक उनके लिए परेशानी का सबब? मैंने यही सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है ये गठबंधन और कमजोर हो गया या सरकार मजबूत हुई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस में तोड़ करने की। जब 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया तो 30 जून को जब सरकार का गठन हुआ था, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। अभी एक साल के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सर्वे करवाया, क्योंकि वहां बीएमसी के इलेक्शन पेंडिंग है, अभी टीएमसी के पुणे म्युनिसिपल और 121 नगरीय निकाय के चुनाव भी पेंडिंग है, जो सरकार को करवाना है, लंबे समय से पेंडिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी ये पता करवा रही थी कि हमें चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड स्तर पर सर्वे आया कि एकनाथ शिंदे के आने के बाद से एक बड़ा वर्ग है पार्टी का निचले स्तर का जो नाराजगी महसूस कर रहा है, और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एसेट नहीं बन रहा है जमीनी स्तर पे। तो नगरीय नगर चुनाव आप करवाओगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अब एकनाथ शिंदे के ऊपर अब बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता, चाहे वह नगरीय निकाय चुनाव हो या आने वाले विधानसभा। अजीत पवार का आना एकनाथ शिंदे के लिए मैसेज है, अजीत पवार का आना एकनाथ शिंदे के लिए भी मैसेज है, और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करना है, क्योंकि चुनाव में तो जाना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा में चुनाव जाना है, उसके बाद नगरीय चुनाव पे फेस करना है, जो बेसिकली सेमीफाइनल माना जाएगा या मिनी चुनाव माने जाते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के। मेरा सवाल बरकरार है। पार्टी को इस बात का डर था कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ हम नगरीय निकायों में चुनाव में गए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट मिलके वहां जीत सकते हैं या कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। विनोद जी, सरकार मजबूत हुई या कमजोर हुई? मेरा सवाल अब भी बरकरार है। ये सरकार आपको मजबूत दिखाई दे रही है, जैसा एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले दिन से कह रहे हैं गिर जाएगी, लेकिन अब तो हम 200 विधायकों के साथ है, सरकार और मजबूत हुई है, या ये जो आपसी खींचतान शुरू हुई है ये परेशानी का सबब है? संख्या बल के हिसाब से लिहाज से तो सरकार मजबूत हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सामने है बिल्कुल संख्या बल, लेकिन जो अंदरूनी खींचतान है वो और बढ़ेगी। और किसी भी सरकार में जब अंदरूनी खींचतान पड़ती है तो सबसे ज्यादा जो बुरा असर पड़ता है वो सरकार के कामकाज पे पड़ता है, डिलीवरी पे पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर कामकाज पे असर पड़ेगा और ये खींचतान जारी रही तो निश्चित रूप से सरकार का कामकाज कमजोर होगा। सरकार तो ऊपर से दिखाई पड़ने के लिए बड़ी मजबूत रहेगी, जैसे हाथी है, अब मान लीजिए अब वो हाथी अंकुश में नहीं, महावत के अंकुश में नहीं है, तो वो फिर डगमगाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो वो स्थिति हो जाती है अगर सही ढंग से तालमेल और समन्वय न हो। अब जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो भी 3 दलों का गठबंधन था, वहां भी दिक्कतें थी, जबकि वहां सेंट्रलाइज लीडरशिप हर पार्टी की अपनी अपनी थी। शिवसेना में उद्धव की थी, इधर इनकी थी, शरद पवार की, और कांग्रेस में थी, लेकिन वहां भी दिक्कतें थी। और उन दिक्कतों, वो भी एक कारण था उस सरकार के टूटने का, एकनाथ शिंदे के बाहर जाने का, और इसमें भी वो दिक्कतें शुरू हो गई। इसमें खाली एक
बात है कि सरकार जल्दी टूटने की मुझे संभावना नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि शिंदे जी की साथ दिक्कत समस्या ये है कि वो लौट के जाएंगे कहाँ। अब वो आ गए मुख्यमंत्री हैं, अब भले अजीत पवार के हाथ में वित्त मंत्रालय आ जाए, गृह मंत्रालय भी किसी को मिल जाए और सारी चीजें रहे नियंत्रण में, लेकिन शिंदे जी के पास कोई विकल्प नहीं है। वापस उद्धव के पास जाने का कोई उनका लाभ नहीं मिलेगा। अपने 40 विधायकों को भी तो संभालना है, 40 विधायकों को संभालना है और 40 में से कितने उनके साथ लौट के जाते हैं। अगर मान लीजिए कल को तय कर लेंगे मैं वापस उद्धव जी से नमस्ते करते माफी मांगते हुए शिवसेना में जाऊं मैं, तो 40 में से कितने जाएंगे? एक तो ये प्रश्न है। सत्ता का लाभ और सत्ता का संरक्षण दोनों एनसीपी और शिवसेना शिवसेना शिंदे के विधायकों को मिल रहा है। तो उस सत्ता के लाभ और सत्ता के संरक्षण को छोड़े कौन जाना चाहेगा? कौन अपना चयन खराब करना चाहेगा? फिर ईडी के फोन आने लगे हैं, फिर इनकम टैक्स के नोटिस आने लगे। बिल्कुल इसी पे मैं आ रहा था गीता जी के पास में। गीता जी, जैसे ही ये बगावत हुई एनसीपी वाली, आपने देखा दूसरी तरफ से ईडी सीबीआई का जिक्र आने लगा। यही बीजेपी और शिंदे सरकार एनसीपी पर कितने आरोप लगाती रही, अभी वो तो एक लंबी कहानी हो गई और ये तो सब एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं। देवेंद्र फडणवीस तो चक्की पीसिंग गीता जी, इसके बाद में क्या मैसेज जा रहा है? क्या बीजेपी को इस तोड़फोड़ की राजनीति की वहां आवश्यकता महसूस हो रही है? जनता के बीच में आगामी चुनाव में वो गठबंधन के साथ मजबूत हो रही है या जमीन पर जनता के बीच में कमजोर हो रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो ये घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है उसका एक राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका एक कहीं ना कहीं असर रहेगा, और उसका जो असर है वो इस बात पर जरूर जनता के पास जा रहा है कि जो विपक्षी एकता अभी खड़ी करने की जो प्रयास, जो जिससे पटना में जिस तरह से बैठकें हुई, तो जनता के पास ये संदेश जा रहा है कि जो आपस में ही जो गुट एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो एक रूप होकर 2024 में या कोई भी और चुनाव हो उसमें जब इकट्ठे आके चुनाव लड़ना चाहेंगे, जो आपस में ही जब उनकी संभाल नहीं पा रहे पार्टी को, तो आगे कैसे सरकार को चलाएंगे? तो एक ये संदेश भी कहीं ना कहीं जा रहा है और ये भी बता रहा है कि ये जो विपक्षी एकता की जो नींव है वो कितनी कच्ची है। इस बात को भी जो है ये आप देखें तो ये भी बात सामने आ रही है। दूसरा, अगर आप एनसीपी को देखें, बिल्कुल महाराष्ट्र की एक अपनी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसलिए महत्ता है क्योंकि अगर आप सांसद देखें तो 48, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद महाराष्ट्र से ही हैं, 48 सांसद। तो ये उसका भी, क्योंकि 24 को लेकर भी एक महत्वपूर्ण विषय आता ही है महाराष्ट्र को लेकर। और अगर आप एनसीपी को देखें तो शायद सबसे ज्यादा उनके पास 9 सांसद और शायद 70 या 71 जो है विधायक रहे हैं। इतने अब जब 1999 से जब से उनकी पार्टी अभी तक का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस ये रहा है। बेस्ट परफॉर्मेंस उनका यही रहा है। तो ऐसे में उनकी हर, जैसे कहते हैं कि हर क्षेत्र में जो है, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, तो उनका महाराष्ट्र में भी एक लोकलाइज्ड एरिया है जहां उनका प्रभाव ज्यादा है एनसीपी का। तो वहां अब आने वाले समय में, क्योंकि जो अभी जिस तरह से बातें आ रही हैं उसमें अजीत पवार का ये कहना है, ऐसा जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई हम लगभग 9 से 13 सीट हैं उन पर ही लड़ेंगे, और वो भी वो सीटें जहां कांग्रेस जो है अभी जहां जीती है उनमें हम जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो ये सब अगर हम इस तरह का वो देखें तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को क्या नुकसान होगा ये कुछ अभी तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष को ज्यादा नुकसान दिख रहा है, बीजेपी को इस लिहाज से फायदा दिख रहा है। आपकी बात से मुझे समझ, और आप सही पॉइंट पर लाई हैं। मैं प्रेम कुमार जी से पूछना भी चाह रहा था कि आपको लगता है कि विपक्षी एकजुटता की हवा निकाल दी गई इस एक दांव से? साथ ही साथ में महाराष्ट्र में जो कमजोरी की बात की जा रही थी, कई जगहों पर कहा जाता है कि कई राज्यों में बीजेपी को जो है ज्यादा प्रयास करने की जरूरत, विनोद जी ने भी उसका जिक्र किया। आपको लगता है कि वो विपक्षी एकजुटता पूरी तरह से फुस हो गई है और बीजेपी यहाँ पर एज लेगी? क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि इनकी अपनी पार्टी नहीं संभल रही और अल्टीमेटली इन्हीं विधायकों को जमीन पर जाना, कार्यकर्ता इनके हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इनका प्रभाव है। रविंद्र जी, मैसेज क्या जा रहा है कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां दक्षिणपंथी सियासत मजबूत होकर उभरी थी। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन जीता था और दोनों दक्षिणपंथी संगठन एक साथ नहीं रह सके, सरकार नहीं बना सके, और यहां तक ये हुआ कि शिवसेना जैसी पार्टी ने अपने आप को डाइल्यूट किया कि कांग्रेस और एनसीपी सबसे मिलकर सरकार बनाए, महाअघाड़ी बना, और अब बीजेपी भी खुद को डाइल्यूट कर रही है, उसने भी एनसीपी को एक्सेप्ट किया। यानी डाइल्यूजन किसका हो रहा है? भ्रम, दक्षिणपंथी सोच से इन्होंने अपने आप को अलग किया है। सोच हारी है,
सोच कमजोर हुई है यहाँ, क्योंकि इनका वैचारिक धरातल, जब यहां आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं सत्ता के लिए चाहे शिवसेना ने कॉम्प्रोमाइज किया, सत्ता के लिए चाहे बीजेपी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो कमजोर बीजेपी हो रही है। दोनों ही तो हो रहे हैं। विपक्ष उद्धव भी कमजोर हो रहे हैं, यही गीता जी कह रही हैं। उद्धव भी उतने ही कमजोर हो रहे हैं। अगर आप ही की थ्योरी पर जाएं तो उद्धव भी तो उतने ही कमजोर हो रहे हैं। मैं तो दक्षिणपंथी बात राजनीति कह रहा कह हूं, रहे हैं। दक्षिणपंथी सोच जो है कमजोर हुई है, वो अपनी ईमानदार नहीं रह सकी अपनी सोच पर। सत्ता के लिए शिवसेना बीजेपी एक साथ नहीं रह सके, दोनों इन्हें एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से पराजय हुई है अगर किसी की, तो दक्षिणपंथी सियासत की पराजय हुई है। और जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो इस सोच की पराजय के कारण एक विपक्ष पैदा हुआ जिसमें कि 3 लोग, एक महाअघाड़ी गठबंधन आ गया। अगर आपका मतलब उस विपक्ष से है जो पटना में बैठक हो रही थी, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में की जो घटना घटी है उसमें जो 1-2 कारण है, उसमें तीसरा कारण टाइमिंग का है कि उस टाइमिंग में विपक्ष, आप जो दोनों राज्य कह रहे हैं ना प्रेम जी, वो दोनों ही विपक्ष के लिहाज से इतने कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आता विपक्ष है कि नहीं है वहां पर, कब सत्ता पक्ष हो जाए कब विपक्ष हो जाए। लेकिन दक्षिणपंथी सोच की हार हुई है, ये प्रेम कुमार जी का कमेंट है, इस पर आप क्या कहें? देखिए प्रेम जी हैं, सब कुछ प्रेम से बोलते हैं। जब आप भी दुनिया, हर्ष से बोलिए। जब वही मैं कह रहा हूँ, हम लेकिन सबका हर्षवर्धन होगा। लेकिन इनको जानकर ये हर्ष होगा कि पूरी दुनिया कह रही है कि इस वक्त भारत की राजनीति नेशनलिस्ट राजनीति है। पूरी दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत, ऐसा कोई नेता भारत में नहीं हुआ था। पूरी दुनिया कह रही है कि ये सिर्फ दक्षिणपंथी जैसा शब्द तो खैर मैं वो मानता नहीं क्योंकि वाम पंथ के विरोध में है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय राजनीति तो भारत में बहुत मजबूत हुई है। आप महाराष्ट्र के संदर्भ की अगर बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि जो एनसीपी, जिसकी बुनियाद रखी गई थी कि विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी बनी, उस एनसीपी का बड़ा धड़ा निकल कर कह रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई और देश का विकास कर नहीं सकता। ये मैं अजीत पवार के बयान बता रहा हूं, मेरा अपना बयान नहीं। तो नाम ही राष्ट्रवादी है। और नहीं, राष्ट्रवादी तो है, लेकिन वो रहते दूसरी तरफ थे, वो बने भले उस बुनियाद पर थे, लेकिन अब अजीत पवार कह रहे हैं कि, और अगर हम संख्या बल के लिहाज से देखें, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति हम लोगों की भावना से तय नहीं होती है। भावना से हो सकता है कि कुछ तर्क वितर्क हम करें, लेकिन अभी क्या है, महाराष्ट्र की विधानसभा में 200 विधायकों वाली सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप बार बार एक सवाल पूछे थे कि सरकार मजबूत हुई या कमजोर। सरकार तो मजबूत हुई है। इतनी मजबूत सरकार तो लंबे अरसे के बाद महाराष्ट्र में चली। अब आप कहिए कि मजबूती बनी रहेगी क्या? 2024 तक तो बनी रहेगी। सबके अपने अपने दांव फंसे हुए, कहते हैं ना कि कमजोर नस दबी हुई है। हाँ, सबको एक बात जरूर लगती है कि हमारा वाला हिस्सा खा न जाए। अब एनसीपी भी आ गई तो आधा आधा न हो जाए। ये संतुलन भाजपा कैसे साधेगी, ये बड़ी चुनौती है। जी प्रेम जी, आप मैं बस एक टिप्पणी करना चाह रहा था कि कमजोर और मजबूत होने पर, देखिए वैचारिक आधार का मैं जिक्र कर रहा, और जब दूध में पानी मिला दीजिए तो दूध की क्वालिटी मजबूत होती है, अच्छी होती है कि खराब होती है, वो समझिए। अगर आप दक्षिणपंथी सोच को दूध मान लीजिए और जो विरोधी है उसको पानी मान लीजिए, तो आपने पानी मिलाया है, तो जाहिर है कि दूध में पानी मिलाया है तो ये मजबूत नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, पानी में दूध मिलाया जा रहा हो तो। लेकिन ये जो है ना, क्यों हिंदुत्व पानी में दूध मिला रहे हो, और हिंदुत्व की राजनीति में कोई भी आना चाह रहा है तो वो तो वही हो जाएगा ना। हिंदू कहाँ दूसरे मत पंथ मजहब की तरह थोड़ी ना सबको किनारे करो, सबको आत्मसात कर रहे हो, यही तो करते हैं। नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रेम जी, आपने जो उठाया, विनोद जी, क्या आपको लगता है ये जो राष्ट्रवादी सोच, दक्षिणपंथी जो भी बोल दीजिए, वो डेफिनेशन में हर्ष जी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस विचारधारा पर कोई हमला होगा ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने से? देखिए, जब से दुनिया में और भारत में खास करके बाजारवाद हावी हुआ है, उदारवाद के, आर्थिक उदारवाद के नाम पर, तब से विचार की राजनीति पर बाजार हावी हो गया है। अब विचार की राजनीति खिसकती गई, हाशिए पर चली गई, और वो हर पार्टी में, हर धारा में हुआ है, और बाजार हावी होता गया है। बाजार का मतलब सत्ता, पैसा, व्यवस्थाएं, इंतजाम, ये सारे ये बाजार है, खरीद फरोख्त। तो इसलिए विचार की तो मैं बात ही नहीं करता। प्रेम जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने विचार का एक प्रश्न उठाया है, महत्वपूर्ण है। राजनीति में विचार और लोकतंत्र में विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब विचार का कोई मायने नहीं रह गया है। आप देखिए, वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल, वही प्रफुल्ल पटेल, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले के उनके बयान उठा के देख लीजिए, बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, या उनके प्रफुल्ल पटेल तो पटना की बैठक में भी थे। और
आज बयान देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा, बाकायदा गिनाया पार्टियों का नाम लेकर, 75,000 करोड़ घोटाला, इतना 1,000 करोड़ घोटाला, और जो जो उस घोटाले में जिन पर आरोपित हैं जो लोग, वो सारे आ गए, मंत्री बन गए। अब वो सब गंगा जल में पवित्र हो गए। और कल फिर रायपुर में प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही। तो कहाँ विचार और कहाँ मुद्दे? बस बेसिक असली मूल बात यह है कि आप, और सब पर लागू, मैं बार बार कह रहा हूं, अकेले बीजेपी ही नहीं, सब उस पर। आज अभी कांग्रेस में मान लीजिए वो लोग चले जाए, जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है इसका। आप कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि खुलेआम राजनेता जो हैं वो ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जहां जनता पे असर होता है, समय पर होता है। जनता भी ऐसे में क्या करेगी, सड़क पर थोड़ी उतरेगी। अब देखिए कर्नाटक में सारे दल बदलू हार गए। आपको लगता है चुनाव में असर होगा? मेरा सवाल कर्नाटक में सारे दल बदलू 15-16 विधायक जो थे, जो बीजेपी में गए थे, जनता दल और कांग्रेस छोड़ के, सारे चुनाव एक नहीं जीता, तो असर हुआ ना जनता पे। अब आप कह सकते हैं उपचुनाव जीत गए थे, उपचुनाव इसलिए जीत गए थे कि सत्ता में थे आप जब गए थे। सत्ता का असर होता है, अगर बिना सत्ता के चुनाव लड़े तो पता लग गया था। मैं आपके जवाब से ऐसा समझूं कि ये निगेटिव असर होने वाला है चुनाव में बीजेपी के लिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं या आप कुछ और कहना? देखिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, चुनाव किस वातावरण में होते हैं ये बहुत निर्भर करता है। उस समय पर क्या हालात होंगे? नंबर एक, मान लीजिए अब कोई ऐसी घटना हो जाए, एकदम माहौल देश का बदल जाए, तो फिर बाकी चीज वो हो जाती है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियों में चुनाव होंगे, जैसे आज की परिस्थितियां हैं इस माहौल में, तो निश्चित रूप से नेगेटिव असर होगा। मेरा अपना एनालिसिस है, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इसमें क्या संकट पड़ा हुआ है। जो सिंधिया के साथ जीत गए थे, उनकी टिकट को लेके, उनको लेके लोग, तो ये लोग जो है, जो मतदाता होता है ना, वो समय पर रिएक्ट करता है। यही तो मैं लगातार पूछ रहा हूं जयदीप जी, कि अभी तो दिख रहा है मजबूत हो गए हैं, लेकिन बाद में क्या चुनाव पर इसका कोई असर आपको लगता है, या आपको लगता है चुनाव में भी मजबूती मिलेगी? देखिए, अभी तो सरकार चलाना और उसको मजबूत बनाए रखना प्राथमिकता है, और कोई भी एक धड़ा जो टूट कर आया है, 40 विधायक होने के बावजूद आपने मुख्यमंत्री का पद दे दिया है, तो वो मुख्यमंत्री का पद सिर नहीं चढ़ जाए और उसको बैलेंस कर दिया जाए, वो कर दिया गया है। तो दिक्कत यही हो रही है ना कि आजकल जो चुनाव जीतता है वही सरकार बनाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे जाकर कोई और जीत जाए और वो टूट कर आ जाए। आजकल ऑपरेशन भी बहुत सारे चलते हैं और वॉशिंग मशीन भी बड़ी जबरदस्त वाली लगी हुई है। तो सत्ता के पास ऐसी जबरदस्त वॉशिंग मशीन, और सत्ता की वॉशिंग मशीन है वो, चाहे जो भी सत्ता में बैठा हो, उस वॉशिंग मशीन में धुलकर सब एकदम से साफ हो जा रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति, और जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी दुविधा जनता की, लेकिन जनता अपने मताधिकार के उपयोग से अपना जवाब सही समय पर देती है। विनोद जी ने सही उदाहरण दिया, कर्नाटक में सारे जो दल बदलू हैं वो हार गए, और जो बगावत हिमाचल में हुई वो भी भाजपा को भारी पड़ी और वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मतदाता के मन में क्या है। लेकिन आजकल के राजनीतिज्ञ इतने चतुर भी हैं कि वो इस वक्त तो सत्ता को चला लेंगे, लेकिन चुनाव आने पर कुछ ऐसा करेंगे जो मतदाता के मन को लुभाकर उनके ही हित में हो। फिलहाल आपने जो बात एक पटना बैठक वाली भी उठाई थी, तो बिल्कुल सही बात है कि उसको कमजोर करने की कड़ी में भी ये जो टूट हुई है एनसीपी के भीतर, ये भी बड़ी भूमिका निभाएगी। आप बताया ही विनोद जी ने भी कि वहीं प्रफुल्ल पटेल बैठे हुए थे पटना में। वो लामबंदी तो मोदी जी के खिलाफ थी ना, वो विपक्षी एकता से ज्यादा मोदी हराओ वाला अभियान था, क्योंकि मोदी को कोई अकेले हरा नहीं सकता, तो सब मिलकर हरा दें। तो मोदी हराओ अभियान वाला व्यक्ति खुद मोदी जी के साथ जाकर सरकार बना रहा है। तो सरकार तो भाजपा की है ना वहां पर। तो ये बड़ा विचित्र सा संयोग है जिसने राजनीति के सारे जो तय नियम थे आज से 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक पहले वाले, उनको बदल दिया है। क्योंकि राजनीति अब सिर्फ सत्ता की चाह तक सीमित है, और कोई भी व्यक्ति, एकनाथ शिंदे अगर बहुत ऑटो रिक्शा चालक से लेकर समर्पित कार्यकर्ता के रूप में शिवसेना में उभरे, कई बार उन्होंने बीच में भी अपना स्वयं का मजबूत गुट बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। बाल ठाकरे के साथ भी उनका कुछ अनबन रही, तो बाद में सुलझ, आगे जाकर वो उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षा को आकार तो दे ही दिया ना मौका मिलते से ही। ऐसे ही अजित पवार के भीतर जो महत्वाकांक्षा थी, मौका मिलते ही उन्होंने उसको भी आकार दे दिया कि कब तक हम, क्योंकि सत्ता की चाह सबसे बड़ी, और उसी के लिए आए थे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर कोई। विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस एक सवाल का जवाब आप दें। वर्तमान हालात नकारात्मक मैसेज दे रहे हैं नहीं, जैसा विनोद जी ने कहा, उनकी राय में तो दे रहे हैं, आपकी राय में दे रहे हैं? नकारात्मक मैसेज किसको? जनता को। जनता तो दुविधा की सबसे बड़ी स्थिति में है। जनता तो ये समझ ही नहीं पा रही है कि किसको वोट दो और कौन सरकार बना ले जाएगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि बगावतें पार्टियों में होती है, बगावत किस मुद्दे पे हुई है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। कई बार, अब जैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से बगावत की थी, तो उन्होंने एक मुद्दा खड़ा कर दिया था, और कांग्रेस एक तरफ रह गई उस समय की, और इंदिरा गांधी आगे निकल गई। तो बगावत कब हो, कैसे हो, और जनता इस बात फर्क को जानती है कि बगावत मुद्दे की है, सत्ता की है। अब एक दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने वीपी सिंह से बगावत की, एक मुद्दा खड़ा किया, आगे निकल गए, जनता दल से वोट किया। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी से कई बार बगावत हुई, लेकिन बीएसपी वहीं रही, और वो
विधायकों की राजनीति दाएं बाएं हो गई, कुछ इधर चले गए, उधर चले गए, जो बगावत कर गए। ऐसे ही अब नरेश अग्रवाल ने बगावत की थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, आज कहाँ है नरेश अग्रवाल? ठीक है, सरकारों मंत्री बनते रहे, जोड़ तोड़ करते रहे, लंबी राजनीति फिर नहीं चलती है जब तक मुद्दे के आधार पर बगावत ना हो। तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ये लोग राजनीतिक भविष्य आप गड़बड़ देखते हैं, कमजोर देखते हैं? अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, राजनीति बहुत, उसकी तमाम जो उसकी धाराएं हैं वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन इनके जो मुद्दे हैं अभी तक कोई ऐसा मुद्दा वो नहीं जनता के सामने दे पाए हैं जिससे लगे। उस दिन मैंने अभी अजीत पवार का भाषण सुन रहा था, पूरी सफाई दे रहे थे कि चाचा ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, चाचा ने मुझे 2004 में मैं मुख्यमंत्री बन सकता था, नहीं बना, यानी मैं ये कर सकता था लेकिन मुझे नहीं के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे लगे कि हाँ भाई ये शरद पवार ने ऐसा जन विरोधी काम किया है इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। तो इससे पता लगता है कि आपका मुद्दा शिंदे ने बगावत की थी, कांग्रेस के साथ में चले गए, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से दूर चले गए, एनसीपी के साथ में चले गए, अब वो एनसीपी भी साथ में आ गए। शिंदे साहब खुद करीब 2 साल जो है उसी सरकार में बने रहे। अगर उद्धव ठाकरे गलत गए थे तो शिंदे को तभी निकल आना चाहिए था। जनता भी चीज जानती है ना कि आप सत्ता की मलाई लेते रहे और जब आपको मुख्यमंत्री के पद का एक छोटा सा कमेंट मैं ले लेता हूं, फिर मैं आगे आपके पास में मुद्दा थोड़ी है वहां। नकारात्मक एक तो 2 वोट है कि वर्तमान हालात ऐसे लगते हैं कि जनता के बीच कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। दूसरा, यहाँ पर विरोध की राजनीति में अपना स्वार्थ ज्यादा दिख रहा है बजाय इसके कि कोई बड़े मुद्दे पर राजनीति की जाए। नहीं, अपना ही स्वार्थ होता है। इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता चलानी थी, देश के लिए कुछ करना था क्या? सब कुछ तो स्वार्थ की ही राजनीति होती है ना। जो भी पार्टियां टूटती हैं, जो भी बगावत होती है, सिर्फ स्वार्थ की होती है। बीजेपी का क्या स्वार्थ है अभी अजीत पवार को? अरे बीजेपी तो मैं कह रहा हूं ना कि अमित शाह को बर्दाश्त नहीं था, ये बर्दाश्त नहीं था। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ये सीधे सीधे अमित शाह और शरद पवार के बीच की लड़ाई है। लेकिन एक बात जरा आप सोचिए और इसको गंभीरता से सोचिए। मैं बार बार ये कहता हूं कुछ मुद्दे थोड़ा सामाजिक संदर्भों से देखना चाहिए राजनीति में। अजीत पवार की उम्र 63-64 साल हो गई, 62 साल, ऐसे ही कुछ है। अब वो आदमी जो सारी जिंदगी अपने चाचा के साथ रहा, स्वामी भक्त रहा, ईमानदार रहा, एक लाइन की जो बात कही वो सफाई नहीं है, वो पीड़ा है। वो कह रहे हैं कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं तो मेरा दोष है क्या? और हर कोई महाराष्ट्र में जानता है कि एनसीपी की राजनीति शरद पवार के बाद मतलब अजीत दादा पवार। नहीं तो अजीत पवार जो कुछ है वो शरद पवार की वजह से ये भी कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे देवता है। देवता है, लेकिन देवता आपको किस तरह से दे रहा है? देवता जब आपको अपना हक मिल रहा है तो नहीं। रिकॉर्ड 5 बार डिप्टी सीएम बने हरजी। हाँ तो वो तो अपनी तिकड़म से बने, वो तो कोई और तिकड़म ही होता तो वो भी बन जाता। क्या शरद पवार बना रहे हैं क्या? अजीत पवार की ताकत है, अजीत पवार की वो ताकत है कि विद्रोह करके गए फिर भी शरद पवार की हिम्मत नहीं हुई कि बिना उप मुख्यमंत्री बनाए रखे। जब वो चाहते थे कि उनको पार्टी से आउट कर दे, जब वो चाहते थे कि उनको कुछ न दे, तब भी बना के रखना पड़ा। और जब वो कह रहे हैं कि हम आपको कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाएंगे, तब भी कहना पड़ा कि एलओपी यही रहे। आपका जवाब स्वीकार करते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अजीत पवार को कुछ नहीं मिला, ये बात पता नहीं दर्शकों मैं नहीं, आपने कहा कि अजीत पवार एक घुटन महसूस। एक मिनट पूरी हो जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाए। ये जो कहा जाता है ना, चलिए हम लगा कि और उसको आसान भाषा में बताता हूं मैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका एडिटर आपको मौके दे रहा है, भाई एडिटर को भी तो उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो संस्थान और एडिटर को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो एडिटर बनने की स्थिति में आए तो एडिटर कहे कि नहीं किसी और को, किसी बेवजह कि किसी व्यक्ति को बिठा दो, अपने घर परिवार के लोगों को बिठा दो, कोई बर्दाश्त करेगा क्या? और सवाल यहां यह है कि जब हम कहते हैं कि अजीत पवार को सब कुछ दिया, तो अजीत पवार पार्टी के लिए उपयोगी थे या नहीं? प्रफुल्ल पटेल को भी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। खैर ये लंबा हो जाएगा, प्रफुल्ल पटेल भी कार्यकारी अध्यक्ष बने। समीर जी कुछ कहना चाह रहे, मैं आपके पास आना भी चाह रहा था। समीर जी आप पहले अपनी टिप्पणी करें इस बात पर। देखिए मेरा कहना है कि 99 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी थी, उसके बाद से जब शरद पवार दिल्ली आ गए थे 2004 से लेकर 2014 तक प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार केंद्र की राजनीति में रहे, मनमोहन की सरकार में मंत्री रहे। उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का दबदबा बनना शुरू हो गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने राजनीतिक अफेयर्स होते थे या जितने भी राजनीतिक निर्णय होते थे, शरद पवार ने वह अजीत पवार के ऊपर छोड़ना शुरू किया था। तो 2006 के बाद से लगातार अजीत पवार पार्टी के अंदर बड़ी भूमिका निभाते गए। 2009 के चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही थी, 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें अजीत पवार की बड़ी भूमिका रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार पार्टी के अंदर वो महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। शरद पवार उनके बिना पूछे कोई महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णय नहीं लेते थे। 2006 में सुप्रिया सुले को राज्यसभा भेजा, उसके बाद 3 बार बारामती से सांसद भी रही सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले भी महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें कुछ करना होता तो अजीत दादा पवार से पूछ के ही करती थी या उनके कहने पे निर्णय लेती थी। तो अजीत पवार राष्ट्रवादी के सबसे बड़ा चेहरा बन गया। तो विधायकों के संग भी उनका संपर्क बहुत
लंबा और गहरा बनता चला गया था। शरद पवार की एक उम्र थी, जो विधायक थे शरद पवार से बहुत जूनियर थे राजनीति में, तो वो शरद पवार से राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक वो खुल के बात नहीं कर पाते थे, जो अजित पवार के साथ उनकी दोस्ताना थी और खुल के बात होती थी। तो उसके कारण अजित पवार का पार्टी के अंदर, विधायकों के अंदर और संगठन के अंदर एक बड़ा वर्चस्व स्थापित हो गया था। मुझे लग रहा है कि शरद पवार ये भापने में चूक गए। शरद पवार को 2014 में ही अजित पवार को ये इस्तीफा दिया था, यही भापने के बाद तो दिया था शायद, वो चाहते थे कि दिखा दें मैं तो दे रहा हूं, मैं तो रिटायर हो रहा हूं। 14 में अलग कर देना चाहिए। नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में जो बगावत हुई है वो तो अजीत पवार का निर्णय था। उन्होंने खुद बोल दिया 2022 में जैसे शिंदे गुट गया, हम जाना चाहते थे, सारे विधायक तैयार थे, शरद पवार ने मना कर दिया, इसलिए हमने बगावत कर दी। अजित पवार तो लंबे समय से शरद पवार को समझा रहे थे, तब चल रही थी मतलब शरद पवार के कहने के बिना वो कर नहीं पाए। चल नहीं रहे थे, अजित पवार एक्सेप्ट कर रहे थे कि शरद पवार खुद होकर तैयार हो जाए। अच्छा, सम्मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। मैं आपको अब वो सम्मान वाली समय सीमा समाप्त हो गई। 2014 में भी ये पार्टी के अंदर से प्रस्ताव अंदर से उठा था कि अजित पवार को अब पार्टी का प्रमुख बनाना चाहिए। तब शरद पवार ने कहा था कि अगले 4-5 साल में मैं डिसाइड करूंगा पार्टी को किस दिशा में लेके जाना। तो अजित पवार ये मान के चल रहे थे कि शरद पवार के बाद अब मैं ही हूं, क्योंकि देखिए सुप्रिया सुले और अजित पवार की उम्र में भी बहुत फर्क है। 10 साल सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना एक वजह मानते हैं आप, और इनको नेता प्रतिपक्षी रहने ये कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाना था ही, ये तो तय था कि सुप्रिया सुले को देंगे। जब ये एहसास हो गया अजित पवार को कि अब पार्टी के बागडोर सुप्रिया सुले की तरफ लेके जा रहे, तो विधायक भी सुप्रिया सुले के साथ नहीं थे। इन विधायकों ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन अजित पवार के पास लिया था कि दादा इनको कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया ताई को बना रहे हैं, आप कब बनोगे? तो पार्टी में कहा गया कि भाई अजित पवार विपक्ष के नेता, उनके पास ऑलरेडी बड़ा पद है। तो अजित पवार ने फिर बोल दिया कि भाई मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना है, मुझे आप पार्टी संगठन में पद दे दो। तो बेसिकली 2014 से ही ये मुहिम चल रही थी कि अजित पवार को पार्टी का चेहरा बनाया जाए, लेकिन शरद पवार उस बस सहमत नहीं थे। शरद पवार बात समझ गए थे कि अजित पवार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं और मेरे से विद्रोह कर सकते हैं। चलिए, एक सत्ता देने को तैयार नहीं हो रहे थे। गीता जी का एक कमेंट रिजर्व में मैं आता हूं, लेकिन क्योंकि ये वो पॉइंट ऐसा आया है, शरद पवार की अपनी खामियों गलतियों की वजह से ये विद्रोह हुआ है जो उनको भुगतना पड़ रहा है, जो मुझे अभी तक समझ में आया। मैं फिर से वैचारिक आधार पर ही जोड़ता हूं चीजों को, थोड़ा व्यवहारिक पे जुड़िए। देखिए जरूरी है कि शरद पवार ने कभी भी ओपन पॉलिटिक्स जो है, चुनावी सियासत जो है, वो बीजेपी की धारा से जुड़ करके नहीं की। कुछ दूसरी चीजें होना अलग चीज है कि किसी दूसरे प्रदेश में, नागालैंड में सरकार बना देना, ये सब चीज डिफरेंट है। लेकिन चुनावी सियासत जो है शरद पवार ने कभी बीजेपी के साथ मिलकर नहीं की है, तो इसको वो बना के रखना चाहती थी। कारण क्या है? कारण है कि जो दक्षिणपंथी सियासत है उसके समांतर, यानी एंटी बीजेपी वोट समझ लीजिए, जो समांतर जो वोट है उस पर एक कब्जा जो है कांग्रेस का रहा है, और एनसीपी ने उसमें सेंध लगाई या उसको मिल करके शेयर किया। आज जो स्थिति बनी है, आज स्थिति यह है कि कांग्रेस अब इकलौती उस वोट की हकदार है जो एंटी बीजेपी, एंटी दक्षिणपंथी वोट है, और यही वो फैक्टर कांग्रेस को स्ट्रांग बनाती है और आगे से आने वाले समय में स्ट्रांग बनाएगी। दिलचस्प पॉइंट लिया है आप तो, बिल्कुल डिफरेंट बातचीत में। और मैं जी एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि बेसिकली 2000 शरद पवार ने तो कांग्रेस की सरकार, शरद पवार ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाई है। 2014 में तो अभी भी बातचीत चल रही थी, अजित पवार खुद कह चुके हैं, उनका गुट खुलासा कर रहा है। 2014 का आपको बताता हूँ, 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते। जब फ्लोर टेस्ट की बात आई देवेंद्र फडणवीस को प्रूव करने की, तो शिवसेना ने समर्थन देने से मना कर दिया था। पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, शरद पवार का निर्णय था कि सरकार बचाना है, और फ्लोर टेस्ट में समर्थन। खैर वो तो नागालैंड का मॉडल भी अजीत पवार अभी रख चुके हैं, नागालैंड में भी समर्थन किया ही है। सभी लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, पर मुझे लगता है गीता जी का एक रिजर्व कमेंट है, वो ले लेना चाहिए। पहले गीता जी का कमेंट। नहीं, मैं जो अग्निहोत्री जी ने कहा उस पर टिप्पणी करना चाहती हूँ, उसमें हर्षवर्धन जी ने जोड़ा। पर विषय अगर आप देखें, बार बार हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मूल में अगर आप देखें तो फिर बात वहीं आती है, चाहे वह शिवसेना रही हो चाहे एनसीपी रही हो। मूल में यही बात आ रही है, क्योंकि जो पार्टी में जो पूरा कंट्रोल है, वो जो नेतृत्व है, वो परिवारवाद से जो ग्रसित है। कि आप शिवसेना को सिर्फ अभी एकनाथ शिंदे वाला जो एपिसोड हुआ उससे पहले भी चढ़कर अगर देखें तो राज ठाकरे ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई। वो अलग हुए जब बाल ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे को ये निर्णय किया कि बाल ठाकरे जी ने कि उनको वो कमान सौंपेंगे। तो इस तरह का जो पार्टियों में जो डिवीजन है, जो उनका जो इस तरह से पुत्र मोह वाली बात जो है, या पुत्री मोह, ये आप देखें तो ये सब जगह संतान मोह हो गई, जितने क्षेत्रीय दल हैं उनमें आपको यही दिखेगा। यहाँ भी यही बात आई कि सुप्रिया सुले को उन्होंने कमान थमाई,
तो उसको देखकर जो है, तो ये जो विषय है बार बार आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं, और जो बात ये आ रही है कि वोटर जो है वो क्या निर्णय लेगा, तो मुझे लगता है वोटर कहीं ना कहीं इस बात पे आके थमेगा कि हमको सबसे पहले तो एक तरफा वोट देने की आवश्यकता है। एक पार्टी को आप स्ट्रांग बनाएं और ऐसी पार्टी को जो कि आगे जो है उसमें अपने आप में कहीं विघटन ना हो और जो कि सरकार को चला सके, व्यवस्थाओं को चला सके। वैसे इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू है, पार्थ पवार, रोहित पवार भी दो नाम आते हैं। राजनीति उससे आगे चली गई, वो भी परिवार में। पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे हैं, वो कहा जाता है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास अजीत पवार करते हैं। शिवली से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर विरोध रहा। पहले चुनाव हार चुके हैं, तब शरद पवार ने विरोध भी किया था उनको चुनाव लड़वाने का। आप कुछ ऐड करना? नहीं, मैं बस एक ही बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग सारी चर्चा करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बात करते हैं जैसे शरद पवार एक बहुत शानदार नेता रहे हों, कभी कोई जीवन में तोड़फोड़ की राजनीति नहीं की हो। अरे जिस व्यक्ति की पूरी राजनीतिक बुनियाद ही सिर्फ और सिर्फ धोखे बेईमानी पर बनी है, सिर्फ और सिर्फ धोखे बेईमानी पर, आप सोचिए वो अपने भतीजे को कहीं भेज कर और बड़ा नेता बन जाता है। मैं कह रहा हूं कि असली मुद्दे पर चर्चा कीजिए ना। जब देश में डॉन, बाहुबल, धनबल, इसकी राजनीति नहीं चलती तो उसका नेता अकेले कौन माना जाता था? किसी को भी उठा दो, किसी को बिठा दो, किसी को भी डरा दो, शरद पवार। और आज आप कह रहे हैं कि शरद पवार के साथ अन्याय हो गया। मैं ये भी तो पूछ रहा हूं ना भाई, कहीं तो जाकर कोई ये कहेगा कि किसी भी चीज की एक हस्तांतरण की एक प्रक्रिया होती है। क्या आप ये तय करेंगे कि अच्छा उठो बैठो? राजनीति क्या रोबोटिक गेम है क्या? तो मुझे लगता है कि इस हिस्से पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए। ये सब कुछ जो हो रहा है ये नैतिक कतई नहीं है। और एक बात मैं फिर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाने से कोई भ्रष्टाचारी ईमानदार नहीं हो जाएगा। जिसके ऊपर आरोप है वो आरोप बना रहेगा, उतना ही भ्रष्टाचारी रहेगा। इसका बीजेपी को कितना नुकसान है कि जिन पर आप आरोप लगा रहे थे उनको साथ में लेकर? बीजेपी का बड़ा क्लियर कट फॉर्मूला है। बीजेपी हर राज्य में अपने बूते सत्ता चाहती है, जहां उसको गठजोड़ करना पड़ता है वो गठजोड़ करती है। लेकिन महाराष्ट्र में चाहे एकनाथ शिंदे प्रकरण हो या फिर अजीत पवार, ये सीधे सीधे ईगो राइवलरी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये राजनीतिक संघर्ष से ज्यादा वो संघर्ष है क्योंकि आप नजदीक आएंगे, धोखा देके चले जाएंगे, उसके बाद कहेंगे अरे हमने तो प्रवीण जी को एकदम मारा, एकदम इनकी सारी राजनीति खत्म कर दी। तो आपको जब मौका मिलेगा तो आप भी राजनीति खत्म करेंगे। शरद पवार का हाल देखिए। शरद पवार का हाल बेहाल हो चुका है। आपको लगता है कि वो वापसी कर सकते? वापसी की संभावनाएं थोड़ी कम है प्रवीण, क्योंकि आप देखिए कि जब भी टूटन होती है तो टूटन वाले जो धड़े के पास कितनी शक्ति बच जाती है वो भी महत्वपूर्ण है। राज ठाकरे बहुत कद्दावर नाम रहे शिवसेना के अंदर और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई थी, लेकिन वही जो पुत्र मोह वाली बात आई, संतान मोह उसको जो नाम दिया विनोद जी ने, तो संतान मोह के चक्कर में जब उद्धव को आगे किया गया तो वो मनसे बना के चले गए। लेकिन मनसे का वैसा प्रभाव नहीं रहा जैसा माना गया था राज ठाकरे का खुद के व्यक्तित्व का। संगठन की शक्ति अलग होती है। कांग्रेस से जो धड़े अलग अलग हुए थे, इतने सारे तिवारी कांग्रेस और तो नरेंद्र तिवारी, उसके बावजूद केवल शरद पवार और ममता बनर्जी, ये दो ही लोग थे जो क्षेत्रीय स्तर पर अपनी शक्ति जुटाकर कांग्रेस से अलग होने के बावजूद भी अपना वर्चस्व क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित कर पाए। आप देखिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगी संगठन मंच से बार बार वंशवादी राजनीति पर प्रहार क्यों करते हैं, चाहे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन वंशवाद से वो भी बरी नहीं है, गांधी परिवार, तो वो मौका मिलता है। जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हो तो वहां पर पूरा यादव परिवार, शिवपाल यादव और अखिलेश की लड़ाई क्यों हुई। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, क्षेत्रीय दल अगर मजबूत भी हो रहे हैं लेकिन वहां पर भी वंशवाद हावी है, चाहे एनसीपी रही चाहे शिवसेना रही। इसीलिए जब भाजपा के पास टिकटों के बंटवारे में हो सकता है कि जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को टिकट चाहिए, उनकी बेटियों को टिकट चाहिए, लेकिन शीर्ष स्तर पर उस तरह का वंशवाद अगर वहां पर वैसे उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका फायदा वो उठाते हैं। जो अभी बात निकली संतान वाली राजनीति और पुत्र मुंह वाली, तो इसीलिए उस पर प्रहार होगा। शरद पवार का आपने जो सवाल किया, मुझे लगता है कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने उस दिन अपनी गुट की बैठक में भाषण दिया था, उससे लगता है कि काफी सारी निराशा है और उसको दूर करने के लिए एक उत्साहवर्धक भाषण देने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन दिल्ली की बैठक में कानूनी दांवपेच पर विचार किया गया, वकीलों को बुलाया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि अब ये जो टूटन हुई है इसको कानूनी तौर पर कैसे सुधारा जा सकता है या अपने पक्ष में किया। यहीं से पता लगता है कि अब वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है। और जो बात समीर जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब केंद्र की राजनीति में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का दखल बढ़ा था तो संगठन के साथ जुड़ाव जिस व्यक्ति का था वो अजीत पवार है। और वो हमने उस दिन जो दोनों गुटों की अलग अलग बैठकें हुई उसमें देखा भी है कि किस तरीके से जमीनी कार्यकर्ता बहुत सारे जुटे थे अजीत पवार के समर्थन में। हालांकि चेहरा उन्होंने फिर भी ये पूरी सावधानी प्रफुल्ल पटेल ने, छगन भुजबल ने और खुद अजीत पवार ने बरती कि कहीं से भी कोई अपमानजनक बात या कोई ऐसी बात जो संवेदनशील हो वो शरद पवार के खिलाफ वो मंच से नहीं बोले। एक बार भी इस बात की पूरी उनको
नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कार्यकर्ता भावनाओं से भरा हुआ है, वो आपके साथ जरूर खड़ा है, लेकिन मंच से अगर जैसे एकनाथ शिंदे ने सावधानी बरती थी, कहीं भी बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ उनके लिए अपमानजनक कोई बात नहीं निकले जब ये टूटन हुई। तो कुर्सी रखी गई थी मंच पर, बकायदा कुर्सी रखी। इस प्रवीण जी एक लाइन की बात, हर नौजवान रिलेट करता है ना, घर परिवार में तो होता है कि आदमी बुजुर्ग होता जाता है तो अपने आप घर परिवार की विरासत सौंप देता है। हर जो उस उम्र का आदमी होगा, अगर उसको ये दिखेगा तो उसको पीड़ा वो समझ में आएगी ना कि अजीत पवार कह क्या रहे हैं, किस तरह शरद पवार ने दबा के रखा था, और सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाना है कि फिर से हमारा अधिकार कम हो जाएगा, हमारी पकड़ कम हो जाएगी, तो ये तो ठीक नहीं है ना। विनोद जी ने एक बात कही थी, राजनीति बड़े गहरे से समझने की जरूरत है, और आपकी बात दोबारा सुनी भी जाएगी। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें ये अहम बात है कि राजनीति बड़े गहरे होती है, बहुत धीरे धीरे समय लगता है। अभी हम एक नया कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, उस दिलचस्प पहलू पर भी मैं आपको आपकी बातचीत को ले जाऊंगा। लेकिन जो जयदीप जी ने कहा उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि शरद पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक समय 5 विधायक बचे थे, उन्होंने दोबारा पार्टी को खड़ा कर दिया। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। मुझे आर.के. लक्ष्मण का वो कार्टून भी याद आता है जिसमें इंदिरा गांधी माइक्रोस्कोप से अपनी पार्टी को ढूंढती है, जब IR और सारे बहुत सारे बन जाते हैं तो वो ढूंढती है कि मेरी पार्टी कहां पर बची। इतनी टूटी थी कांग्रेस, और आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर आप उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। जिस दिलचस्प पहलू की मैं बात कर रहा हूं, मैं शुरुआत आपसे करता हूं विनोद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन मेरे सवाल के साथ में, क्या एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में जो प्रेम जी ने उठाया था, दक्षिणपंथी कह लें, हिंदूवादी कह लें, जैसी राजनीति है, और उसमें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के दोबारा कॉम्बिनेशन बनने की खबरें जो है एक सरगर्मी को पैदा करती हैं और उस वैक्यूम को भरने का काम करती हैं, बाला साहब ठाकरे के चेहरे को भरने का काम करती हैं? देखिए, पहले तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो कह दूं कि अजीत पवार और शरद पवार का जो रिश्ता है वो राजनीति के अलावा पारिवारिक रिश्ता भी है। अजीत पवार शरद पवार की कोई पुत्र नहीं है, बेटी है, और अजीत पवार को उन्होंने बेटे की तरह पाला। अजीत पवार को जो सारे राजनीति में वही लेके आए, अजीत पवार को सारे अधिकार, जैसा कि समीर जी ने बताया, शरद पवार ने दिए, और अजीत पवार ने वो निर्वाह भी किया। उन्होंने निश्चित रूप से पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया एक नौजवान के रूप में, और शरद पवार एक संरक्षक के रूप में उनके साथ रहे। लेकिन तब भी चेहरा शरद पवार का ही था, अजीत पवार का चेहरा नहीं था। वो संगठन के करता थे, वो धीरे धीरे चेहरे के रूप में डेवलप हुए और एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर माने जाते थे। सुप्रिया सुले की एंट्री हुई। सुप्रिया सुले को शरद पवार ने ये सोच के भाई बहन जो है पार्टी आगे चलाएंगे, अजीत पवार होंगे, छोटी बहन के रूप में सुप्रिया रहेंगे। उनके मन में यही रहा होगा जब सुप्रिया को लेके आए, और उसके बावजूद 2006 में लाए, फिर भी अजीत पवार को आगे बढ़ाते रहे। ये मैं विश्लेषण है मेरा भाई, कोई शरद पवार ऐसा नहीं मैं शरद पवार से कोई बात करके आ रहा हूं। अगर उनके मन में खोट होती तो अजीत पवार को वहीं से काटना शुरू कर देते। छटाई करने में दिक्कत थोड़ी होती है नेताओं को, बड़े नेताओं को, और तब अजीत पवार शायद आज जैसी स्थिति। हालांकि हर्ष जी के जवाब पे मैंने कहा 5 बार डिप्टी सीएम बनाए गए, आगे बढ़ाए गए पार्टी में, आज जो कुछ भी है वो अजीत पवार शरद पवार की वजह से। पर आ रहा हूँ जो बात, और डिप्टी सीएम बनाया, ये सही है। 2004 में मौका मिला था, एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था, और कांग्रेस पर अगर शरद पवार दबाव डालते तो कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि समझौता ये था कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस अड़ी कि नहीं, मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, और शरद पवार मान गए, उस बात को मान गए, और ये हुआ कि भाई ठीक है, गठबंधन बना रहना चाहिए। और एक तरह से क्योंकि सेंटर में वो थे, मैं ये कह रहा हूं कि अजीत पवार के इरादों को शरद पवार भांप गए थे काफी पहले। वो तो बात है कि उन्होंने भेजा, जब रात के मुंह अंधेरे जो शपथ ली गई थी उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा, और शरद पवार ने उसका खंडन नहीं किया, बल्कि कहा कि वो मेरी गुगली थी, वो मैं इनको एक्सपोज करना चाहता था, ये कहा। तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत रही होगी। बाकी जो होमनमिंग शरद अजीत पवार की थी बीजेपी के साथ, उसको शरद पवार बहुत पहले भांप गए थे, और शरद पवार भांपने के बाद ही उन्होंने ये तय किया कि अब अजीत पवार को अगर मैंने अध्यक्ष बना दिया तो पूरी पार्टी लेके चले जाएंगे। अभी पार्टी का एक हिस्सा शरद पवार के पास है, 5 में से 4 सांसद उनके पास हैं, 16-17 विधायक उनके पास हैं, और संगठन के स्तर पर इसका कोई अभी बंटवारा सामने नहीं आया है कि किसके पास है। तो शरद पवार को एकदम से खारिज कर देना कि बस कहानी खत्म हो गई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कई बार और हलफनामा तो अभी तक स्पष्ट हो ही नहीं पाया है। वो प्रेम जी कुछ इसमें नहीं, अभी मेरी बात बोल रहे थे, प्रेम जी ने जो बात कही, मैं उसी बात पे आता हूँ। मैंने जब प्रेम जी ने कहा था मैं वैचारिक उस पर जाता हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा व्यवहारिक भी आ जाइए, तो खैर आ भी गए थे व्यवहारिक, क्योंकि विचार की राजनीति होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आज की तारीख में विचार की राजनीति भारत में तो नहीं हो रही है, और आसपास भी कई देशों में मैं देख रहा हूँ
जो अपने साउथ एशिया में है। खैर, बात यह है कि निश्चित रूप से एक वैक्यूम वहां क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो अभी शरद पवार ने मैदान थोड़ी छोड़ा है, एनसीपी खत्म थोड़ी हुई है। कल को एनसीपी मान लीजिए मिल भी जाती है अजीत पवार को चुनाव आयोग की कृपा से, तो उसके बावजूद शरद पवार तो रहेंगे ना। और शरद पवार जब खुद ये बात अजीत पवार से लेके सारे एनसीपी वाले कहते थे कि चिराग तो शरद पवार वोट मांग मिलता है, शरद पवार निकलेंगे, सुप्रिया सुले के लोग निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो असर उसका पड़ेगा, ऐसा नहीं असर नहीं पड़ेगा जी। और अजीत पवार के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि सत्ता उनके साथ है, सत्ता से बाहर आके शरद पवार का मुकाबला करके दिखा दे। कुल मिलाकर एक तो लाइन में शरद पवार का खेल अभी खत्म हुआ, ये कहना गलत होगा। गलत। ये बात आप कह रहे हैं, उनकी अभी भी अपनी ताकत है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि जो महाराष्ट्र में की सियासत है उसमें कांग्रेस के लिए इन फ्यूचर संभावनाएं बढ़ गई हैं, और वो वैक्यूम जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उसका होल सोल दावेदार के रूप में अब कांग्रेस दिखने वाली है। जो ये कांग्रेस अपर हैंड है वहाँ पर। और जहाँ तक बात है कि विचार के आधार पर अब राजनीति नहीं रही है, विनोद सर की बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि अगर विचार नहीं होता तो हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार हमेशा विपरीत लाइन पर थोड़े रहते, पूरा पैनल दो हिस्सों में थोड़े रहते। राजनीति की बात कर रहा हूं, पूरे देश की सियासत को हम लोग दो नजरियों से देखते हैं, तो ये दो नजरिया है और रहेगा, और सियासत उसी हिसाब से चलती है। भले डाइल्यूजन जो होता है उसमें जो ये होता है आता है डाइल्यूट होता है, उसकी वजह सत्ता का लोभ होता है, राजनीति का प्रभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन विचार तो केंद्र है। आज भी महाराष्ट्र में वैचारिक आधार पर ध्रुवीकरण ही होंगे जब चुनाव में जाएंगे, जब अलायंसेस बनेंगे वैचारिक आधार पर बनेंगे। तो मेरा मूल सवाल जो बचा हुआ है वो विनोद जी से मैंने पूछा था, अब मैं सेकंड राउंड में, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में आ गए हैं, वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के कॉम्बिनेशन का था, पर मैं आऊंगा उससे पहले एक सवाल जो प्रेम जी ने उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है इसका, जैसा वो बार बार कह रहे हैं, 2 बार उन्होंने टिप्पणी? नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रेम जी गलत बोल रहे हैं, हम इनसे इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं। इन्होंने कहा कि हम हमेशा इनके विपरीत रहते हैं, बिल्कुल मैं विपरीत नहीं रहता हूं। मैं एकदम सहमत हूं कि जब अब चुनाव होगा तो बिल्कुल 2 धड़े में ही होगा, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कौन सी बात हुई कि वो जाके भाजपा से मिल जाएंगे, वो जाके कांग्रेस से मिल जाएंगे, वो चुनाव कुछ और लड़ेंगे। मुझे लगता है कि प्रेम जी जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा और गहरे जाकर देखिए तो इस देश में अब वैचारिक धरातल पर 2024 का जब चुनाव होगा तो जो कांग्रेस को लाभ मिलना है निश्चित तौर पर मिलेगा। जो क्षेत्रीय दल उसका हिस्सा खा गए थे, जो प्रेम जी ने ही कहा, मैं उससे सहमत हूं कि एनसीपी लेके चली गई थी, दूसरे दल लेके चले गए थे, वो हिस्सा उसको मिलेगा। और अब ये पूरा का पूरा चुनाव 50% प्लस वोटिंग की तरफ जाएगा, और ये अच्छा है देश के लिए। ये कौन सा तमाशा है कि कहे कोई 45% पे 37% पे सरकार बन जाए, फिर कहें कि नहीं नहीं वो वाला तो नाराज हो गया तो दूसरे तरफ चला जाए। तो ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स हो, इससे अच्छा क्या है? यहाँ पर फायदे नफे नुकसान से मतलब नंबर ऑफ सीट्स है। आपको लगता है कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका, 2 लोग मान रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। इसमें जोड़ेंगे कंडीशन। कांग्रेस पार्टी जहां खड़ी है उससे अगर ऊपर नहीं जाएगी तो 24 में खत्म हो जाएगी, और मुझे लगता है कि उससे ऊपर जाती हुई दिख रही है, 100 की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। समीर जी कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मैं टिप्पणी ले लूं क्योंकि माइक लेके अब मैं आगे की तरफ आने वाला हूं। देखिए, ये कांग्रेस को फायदा होगा, यही एक सवाल चल रहा है। कांग्रेस को जो फायदा होने वाली बात है वो फिलहाल की स्थिति में ठीक दिखाई देती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने अपनी जो पकड़ बनाई है वो भी उस तरीके से वो नहीं छोड़ेंगे। यही तो बात है ना, जब ये पटना का महासम्मेलन हुआ तब ये बात सामने आई कि जिन्होंने इतनी मेहनत से अपनी जमीन बनाई है, क्या वो केवल एक उम्मीदवार खड़ी करके अपनी जमीन को छोड़ देंगे? 450 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार खड़ी करने की बात हुई है। ये जमीनी धरातल पर कितना होगा यही तो देखना। अभी बेंगलोर की बैठक है, उसकी तारीखें आगे पीछे जरूर हो रही है। वो बेंगलोर की जो बैठक है वो पहले शिमला से घूमते हुए जयपुर से होते हुए बेंगलोर पर आ गई है। कांग्रेस को अगर फायदा मिलता है तो राजनीति फिर वैसी हो जाएगी कि विधानसभा के चुनाव में, स्थानीय स्तर के चुनाव में क्षेत्रीय दलों का महत्व रहेगा, और लोकसभा के चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियों की आमने सामने की लड़ाई होगी। क्या हम उस स्थिति की ओर जा रहे हैं? फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन क्षेत्रीय दलों का महत्व कम होता है तो राष्ट्रीय दलों को फायदा मिलता है। रैपिड क्वेश्चंस हैं। अब ये तो कांग्रेस के फायदे की बात हो गई, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में, रैपिड बहुत फटाफट जवाब। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपको लगता है आ सकते हैं? मुश्किल है। आप समीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर पहले ये सवाल, क्या ये दोनों साथ में आ सकते हैं? संभावना बहुत कम है, लेकिन जो हिसाब से राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर बदली है
तो अब महाराष्ट्र नवनिर्माण समय के प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से कमजोर हो चुके, उद्धव तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और राज ठाकरे भी मन से कुछ खास कर नहीं पाए वो अपने पास। तो अब दोनों भाइयों को अपना भविष्य दिख रहा होगा, तो हो सकता है इस पे वो चर्चा करे और भविष्य में क्या हो सकता है, क्या गठबंधन आकार ले, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही। लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहता था महाराष्ट्र की राजनीति को। लेकिन देखिए, जब महाराष्ट्र में शरद पवार अलग हुए थे कांग्रेस से, उसके बाद उस समय महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख थे। विलासराव तो मुख्यमंत्री भी रहे। विलासराव के निधन के बाद बेसिकली महाराष्ट्र की कांग्रेस को शरद पवार ही कंट्रोल कर रहे थे। जब गठबंधन शिवसेना के साथ हुआ तो सोनिया गांधी को तैयार करने वाले शरद पवार थे, जिनके कहने पर सोनिया गांधी तैयार हुई शिवसेना को समर्थन देने के लिए। तो बेसिकली महाराष्ट्र में कांग्रेस की राजनीति को भी शरद पवार कंट्रोल करते थे। लेकिन अब शरद पवार के साथ पार्टी टूट चुकी है, तो अब कांग्रेस शरद पवार को कैसे एक्सेप्ट करेगी? और शरद पवार के पास वो चारा क्या है? क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे अगर अजित पवार के पास पार्टी चली जाती तो? क्या वो कांग्रेस के अंदर मर्ज हो जाएंगे? या आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शरद पवार को कांग्रेस कितनी पार्टी देगी? तो शरद पवार का रोल क्या होगा? क्या अपनी पार्टी नई पार्टी बना के लड़ेंगे या कांग्रेस में मर्ज होंगे? और कांग्रेस को कितनी अभी इस्तीफे की वापसी के बाद ही वो सीटों के बंटवारे पर कहने लगे थे कि जल्दी महाविकास अघाड़ी में विचार होना चाहिए। कांग्रेस को जीतन आवाड़ को विपक्ष नेता घोषित कर दिया। कांग्रेस को फायदा होगा? आप इस पर एक टिप्पणी करें अपनी फटाफट। कांग्रेस को क्या फायदा होगा जो राजनीति चल रही है, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा महाराष्ट्र? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस नहीं टूटती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। सेम सवाल। एक तो मैं संशोधन कर दूं अपनी बात में। मेरा जब ये मैं कह रहा था कि विचार की राजनीति का मतलब पार्टियों में विचार की राजनीति रहेगी। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है, वो कहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो नेता होते हैं जो किसी विचार के साथ जुड़े होते हैं वो टूट रहे हैं। जिस तरह से विचार एकदम से विपरीत विचारधारा के साथ चले जाते हैं, जहाँ बीजेपी से कांग्रेस में आ जाए या कांग्रेस से बीजेपी में चले जाए, वो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा बहुत कम होता था। नेता दसियों बार सोचता था कि यार मैं इस पार्टी में जाऊंगा जिसके खिलाफ मैंने लगातार बोला है, लगातार मैंने चुनाव लड़ा है, भाषण दिया है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूं? अब वो संकोच नहीं रहा है। अब वो संकोच नहीं रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर, पार्टी के स्तर पर तो निश्चित रूप से विचार रहेगा और विचार रहना भी चाहिए। फटाफट 2 सवालों के जवाब। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि जब शरद पवार और अजित पवार अलग हो सकते हैं तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आ भी सकते हैं। बस एक दिक्कत है कि राज को स्वीकार करना पड़ेगा कि उद्धव उनके बड़े भाई हैं और उद्धव को भी बड़े दिल से, खुले मन से राज को वो स्पेस देनी होगी जो जिसके हकदार है। ठीक है। गीता जी आपसे ये सवाल। चलिए क्लोजिंग में आपके पास में आकर टिप्पणी लेता हूं, लेकिन गीता जी का यहाँ पे एक तो कांग्रेस को फायदा हो रहा है, पैनल पर ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं, महाराष्ट्र में जो भी सियासी उठापटक हो रही है। दूसरा राज उद्धव। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, पर अभी किस तरह से आगे तो समय के साथ ही पता चलेगा। पर हाँ, जो कांग्रेस को फायदा होता दिखता है, जरूर दिखता है, लेकिन इसके मतलब खामियाजा कौन भुगतेगा? तो एनसीपी के खामियाजा उसकी भुगतेगी। जो वोट शेयर है, जो वो एनसीपी का शिफ्ट होगा कांग्रेस को अगर फायदा होता है तो। हाँ, ये तो मैं सहमत हूं इनसे। और राज और उद्धव क्या मिलन हो सकता है? देखिए, अभी तो कुछ देख के ऐसा लग नहीं रहा है, पर जैसे कह सकते हैं कि असंभव तो राजनीति में कुछ भी एक वैक्यूम बना हुआ है, उस वैक्यूम का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। और विनोद जी ने जैसा कहा, बड़े भाई की भूमिका में उद्धव दिखते हैं, उनको स्पेस देते हैं कि नहीं राज ठाकरे को, ये भी देखना होगा। आप नहीं, मैं बस 2 लाइन में कहना चाहता हूं। देखिए, शरद पवार बहुत बड़े नेता है, बहुत कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। विनोद जी ने अभी जो बात कही, वो अगर वो सलाह वो सुन लेते और अजीत पवार को उतना ही सम्मान दे देते तो आज दोनों कितने बड़े नेता होते। अजीत पवार भी रहते, वो भी रहते, और आज वो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से कांग्रेस को खत्म करके अकेले चला रहे होते। चलिए, अजीत पवार को पूरा सम्मान दिया उन्होंने, पूरा। ये मुझे पता है कि इसके बाद में जो है अपने चाचा को क्रॉस करने की, जो हमेशा रही है भाई इस देश में, आज से थोड़ी रही है, बाप बेटे में। हम अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी को भी देख चुके हैं, हम ऐसे बहुत से चंद्रबाबू नायडू और रामाराव का जी हम देख चुके हैं ये सारी। और मुझे पता है कि ये अगला सीजन 2 शुरू होने वाला था खबरों के खिलाड़ी का, लेकिन अब इसका यहाँ समापन करना है। आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने अभी खबरों के खिलाड़ी को सुना, जो कि लगातार एनालिसिस देते रहते हैं, इनकी अपनी समझ है, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की इस सियासत का आप पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि इसी आम जनता की बात होती है और आप में से ज्यादातर लोग वही आम लोग होते हैं। आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आपको क्या लगता है, क्या नकारात्मक असर जा रहा है इस राजनीति का, या शिंदे और फडणवीस सरकार और मजबूत हो गई है? अपनी टिप्पणी जरूर करें। खबरों के खिलाड़ी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार आप हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।